अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमएसआर न्यूज और मैं हूं आपके साथ मौलाना साजिद रशीदी। आज हम बात करेंगे प्लेसिस वर्शिप एक्ट 1991 पर। यह अधिनियम क्या है, इसके अंतर्गत कौन सी मस्जिदें आती हैं, या जिस तरह का विवाद मस्जिदों पर छिड़ा हुआ है, जहां देखते हैं वहां याचिका लग जाती है और कोर्ट उस पर जो है तुरंत सुनवाई के लिए, सर्वे के लिए आदेश दे देता है। इस पर भी बात करेंगे। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ हमारे दोस्त भाई एडवोकेट रईस खान जुड़े हुए हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने चैनल पर। रईस भाई, बहुत शुक्रिया। हम देख रहे हैं कि देश जी, में एक बड़ा अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और कोई भी आदमी ऐरा गैरा जिसकी औकात दो कौड़ी की नहीं, वो उठता है और याचिका लगाकर किसी भी मस्जिद के सर्वे की मांग कर लेता है। आपने देखा हुआ जी, संभल से लेकर बदायूं से लेकर जिस तरह से सर्वे पर सर्वे हो रहा है, और जामा मस्जिद भी को भी नहीं छोड़ा गया, यानी ताजमहल के ऊपर भी सारी बातें चली गई। तो मैं सवाल आपसे ये करना चाहता हूं, ये जो अधिनियम है प्लेसेस वर्शिप एक्ट, जिस तरह मैंने इसको सुना पढ़ा है, उसमें तो ये है कि याचिका भी नहीं लगेगी कोई, और जो आदमी याचिका लगाएगा उसको 3 साल की सजा भी होगी। तो फिर ये लोग क्यों याचिका पर याचिका लगा रहे हैं और क्यों इसको कोर्ट सुनवाई कर रहा है? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? जी। बहुत-बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो हमारा साजिद रशीदी साहब हमें इस अहम इश्यू पर मदऊ करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। देखिए, क्योंकि हम पेशे से वकील हैं और हम इसका जो कानूनी पहलू जो आप जानना चाह रहे हैं, उस पर बात करेंगे, थोड़ा-सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की इसकी बात करेंगे। जब मुल्क के अंदर कार सेवा या इस तरह की अफरा-तफरी थी बाबरी मस्जिद के तनाज़ुर को लेकर के, जब वो मुद्दा उठा हुआ था और बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंदी थी उस सब चीज़ों के लिए, और आरएसएस और तमाम आरएसएस के जो एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके ज़रिए जब वो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का जब मुद्दा बनाया गया और वो इतना शिद्दत पकड़ गया कि ये ठीक। तो जहाँ तक जैसे हम बात कर रहे थे कि जो हालात थे बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर के, तो दक्षिणपंथियों की उस तमाम तर कोशिशों के उसमें एक ये सोचा गया उस वक्त की पॉलिटिकल जो लीडरशिप थी मुल्क के अंदर, कि एक ऐसा कानून बनाया जाए ताकि हर मस्जिद का मामले को या हर किसी भी इस तरह के धार्मिक स्थलों के मामले को बार बार किसी जगह पर इस तरह से तनाज़ु उसको खड़ा करके किसी तरह से डिस्प्यूट ना किया जाए। जी जी। तो ये उस ज़िम्न में उस वक़्त की तत्कालीन जो सरकार थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट इंडिया के अंदर, नरसिम्हा राव उन्होंने सरकार। ये जी, 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 जी नरसिम्हा राव सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को 1991 को लागू किया देश के अंदर। इसकी जो जो आप बात कर रहे थे, इसकी सेक्शन 3 जो है, इस बात की वो कहती है, वज़ाहत करती है कि 15 अगस्त 1947 तक जो धार्मिक प्लेस जिस भी कंडीशन में है, जी उसका कोई भी कैरेक्टर चेंज नहीं किया जा सकता। और साथ के साथ ही इसकी जो सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 आप पढ़ेंगे, जी। किसी भी तरह की किसी भी धार्मिक प्लेस के मामले में या किसी भी धार्मिक स्थान के मामले में किसी भी कोर्ट के अंदर कोई भी वाद या प्रतिवाद नहीं लेके जाया जा सकता, जहां तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला है। उसमें पूरी तरह से तमाम कोर्ट्स को जो है बार कर दिया गया है, पूरी तरीके से उनको एंटरटेन करने के लिए रोक लगा दी गई जी। है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो परसों जजमेंट अपना जजमेंट तो नहीं कहेंगे, एक इंतरिम जो इंटरिम ऑर्डर दिया है जजमेंट। उसके ऊपर। जी, जी, जिसमें 4 हफ्तों का उसमें रोक लगा दी है, जब तक कि वो केंद्र सरकार से कोई जवाब नहीं आता है। जी जी। उसमें क्योंकि ये मामले 1-2 नहीं, लगभग पूरे मुल्क के अंदर 14 मसाजिद के ऊपर इस तरह के सर्वे की पिटीशन डाली गई है। और वो पूरी तरह से जो लोकल कोर्ट्स हैं या जो जुरिडिक्शनल कोर्ट्स हैं उनकी, उसमें वो चल रही हैं। उसमें ख़ास तौर पे बिल्कुल हिदायत दे दी गई है तमाम कोर्ट्स को इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में, कि वो ना किसी तरह का कोई नया मुकदमा लेंगी या उसमें, और ना ही जो है उन कोर्ट्स के अंदर अगर वो मुकदमे चल रहे हैं उन पर ना कोई इंतरिम ऑर्डर देंगे, ना ही उन पर कोई फाइनल ऑर्डर जी देंगे। जी। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हम समझते हैं कि जो वायलेशन हो रहा था, और जो चंद जो हैं
जो माहौल ख़राब करने वाले, जो हमें बड़ा अफ़सोस होता है कहते हुए कि हमारी एडवोकेट फ्रेटर्निटी के ही लोग हैं, लेकिन वो कानून से अलग जा कर के और कानून की एक अजीब-व-गरीब जो है उसकी इंटरप्रिटेशन करके और जो है कोर्ट्स को गुमराह करके इस तरह के ऑर्डर ले आते हैं। जी, जी। और जो है आनन-फानन में उनको प्रशासन भी मिल जाता है, पुलिस भी मिल जाती है और तमाम लोग जाकर के सर्वे के लिए जी, रईस कूद भाई, पड़ते हैं। हमें मैं अभी पढ़ रहा था इसको, जो अधिनियम है जी, 1991, इसमें इसकी जो जी, धारा 2 है, धारा जी, 2 ये कहती है कि किसी भी पूजा स्थल के, किसी भी धार्मिक इबादत गाह के बारे में अगर कोई जी, याचिका डालता है तो उसको एंटरटेन किया ही नहीं जाएगा। तो जी, क्या वो जो हमने लोग, बताया ये। जो जो ये जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, क्या इनको इस जी। अधिनियम के बारे में पता नहीं है, या जानबूझकर इस तरह की बातों को हवा देने की कोशिश हो रही है? नहीं, पता सबको है असल में, हर जज को बताया जाता है और तमाम हम ये समझते हैं कि कोई कोर्ट्स ऐसा नहीं कह सकती कि वो उस लॉ से अवेयर नहीं है। लेकिन एक इंटरप्रिटेशन जिस तरह की आपने देखा होगा परसों भी, जब आप भी हमारे साथ एक नेशनल चैनल पर थे, जी, तो किस तरह से वो इस एक्ट की जो सेक्शन है उसका एक गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे थे कि जो है ये वर्शिप एक्ट है, प्रेयर एक्ट नहीं है, और वो इबादत को और पूजा को बिल्कुल अलग-अलग डिफाइन कर रहे थे वहाँ पर, जो कि बिल्कुल एकदम गलत है, क्योंकि ये जो एक्ट लाया गया था, वो इस तरह के हंगामों से रोकने के लिए ही, कि आगे इस तरह के कोई हंगामे ना हो, उसके उसको प्रिवेंशन के लिए ही और उसकी रोकथाम के लिए ही ये एक्ट लाया गया था। तो इसका जो असल मकसद था, अगर उससे हटके कोई इंटरप्रिटेशन करता है कि वो वर्शिप का माने पूजा है और प्रेयर का माने इबादत है, तो वो बिल्कुल भी जो है काबिल कबूल नहीं है, हम ये समझते हैं। जी, जी, इसमें जो है रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। जैसे एक बार उन्होंने कहा, एक चैनल पे ही कहा, कह के गए, और मैं अगले दिन जब डिबेट के अंदर गया तो मैंने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा वक्फ एक्ट के जो सेक्शन 83 है, जिसमें वक्फ ट्राइब्यूनल बनाने की और उसके जो वक्फ के जो ट्राइब्यूनल के जो इख्तियारात हैं उनके बारे में वो जिक्र कर रहे थे कि तमाम जो है वक्फ के ट्राइब्यूनल के ऊपर मुसलमान होते हैं जो भी हैं, जबकि ये बिल्कुल झूठ है। अश्विनी उपाध्याय जी का, मैंने उनके फेस पे भी कही ये बात, उसके अंदर हमने कहा, अगर आप एक्ट पढ़ेंगे उसके अंदर क्लियर तौर पे लिखा हुआ है कि उसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के चेयरमैन होंगे ट्राइब्यूनल के अंदर, और एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल के मेंबर होंगे, और एक वक्फ के जानकार होंगे। वक्फ के जानकार के ऊपर भी धर्म की कैद नहीं है, जी, वक्फ का जानकार कोई भी हो सकता है। जी, जी। तो वो इतना गलत झूठ फैला करके पूरे मुल्क के अंदर, मुझे अफसोस होता है कि एक इसकी वकील होने के बावजूद वो इस तरह के झूठ फैलाते इसकी हैं। धारा 3 को, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मामले में जी, जी, जिस दिन संभल वायलेशन हुई है, उससे 2 दिन पहले ही, जी, जब ये लोग जा रहे थे नए सेकंड डे के सर्वे के जी, जी, कोशिशों के लिए, तो मेरी मेरी जो है उसी चैनल के ऊपर लाइव बात हुई विष्णु शंकर जैन से। वो सेक्शन 4 का जो है रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर रहे थे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, या जो उनके अंडर में जो वो आती हैं, जो प्रॉपर्टीज आती हैं, या जो भी मॉन्यूमेंट्स आते हैं, उनके ऊपर ये लागू नहीं होती। जबकि जो है क्लियर तौर पर जो है सेक्शन टू का अभी आप आपने हवाला दिया, और ऐसे ही सेक्शन 3 के अंदर भी पूरे तौर पर ये पूरी तरह से इसको कैरेक्टर को चेंज ना करने की, और कैरेक्टर चेंज करने की कोई पावर किसी भी को भी नहीं है, कि जब आप किसी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप का आप कैरेक्टर ही नहीं चेंज करा सकते, तो सर्वे करा के क्या करेंगे। जी, जी। मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपको बात बताऊं। रईस भाई, मैंने इसका वो सॉरी सेक्शन 3 भी देखा है अभी। सेक्शन 3 देखा, सेक्शन जी, 3 ये कहता है कि उसका आप रूप नहीं बदल सकते, स्वरूप नहीं बदल सकते। और बल्कि ये भी जी, कहा है कि उसी धर्म का अगर कोई दूसरी जी, यानी उसी धर्म में अगर कोई दूसरी, जैसे हमारे यहाँ फिरके हैं, अगर कोई फिरका ये चाहता है कि मैं अपने फिरके के हिसाब से उसको उसको कर लूं, तो वो भी नहीं किया जा सकता, से जाए कि उसको जी, मंदिर बनाया जी, जा सके। बिल्कुल। जी, 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 जी। इसीलिए ये सेक्स को भी जो है बार किया गया था कि किसी भी तरह का कोई भी विवाद 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी विवाद है वो किस तरह से खड़ा ना हो। जी, अगर इस तरह से हर कहीं पर वो किया जाएगा, ये चूक हुई है एक्चुअली। जो हमें जो लगता है, वो 2022 में जब जस्टिस चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, उन्होंने जब अपना एक जजमेंट जब ज्ञानवापी और मथुरा वाले मामले में जब सुप्रीम कोर्ट गए, तो वहां जो है सर्वे। जी, तो हम यही बात बता रहे थे कि जो 15 अगस्त 1947 के बाद से
जो भी स्थिति है जिस भी धार्मिक प्लेस की, जी जी वो उसको बदला नहीं जा सकता, उसका करेक्टर को चेंज नहीं करा जा सकता। उस पर कोई भी किसी भी तरह के दावा लेकर के अगर किसी कोर्ट में जाता है तो उसे कोई भी कोर्ट स्वीकार नहीं कर सकती, उस पर कोई मुकदमा नहीं चल सकता। और अगर कोई इस तरह का कार्य करता है तो उसके लिए 3 साल की सजा उसके अंदर मुतय्यन की गई है। लेकिन जो है ये कानूनों की खिलाफ वर्जी और रॉन्ग इंटरप्रिटेशन की वजह है कि जिस तरीके से ये जो लोग हैं इस तरह के एक पॉलिसी के ऊपर काम करने वाले वकला हजरात, और वो इस तरह का माहौल खराब करने के लिए, क्योंकि मुल्क के अंदर 80 करोड़ लोगों को जो है 5 किलो राशन पर है, जी कहीं जनता ये सवाल ना करे, कहीं जो दिल्ली मुल्क के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा ऐसे 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जिन्होंने आज तक स्कूल का चेहरा तक नहीं देखा है। जी 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 हमारा जी राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है उसके ऊपर क्या इंतजाम करता है, इसके ऊपर सर्वे कराना चाहिए। मुल्क के अंदर लोगों के पास साफ पानी पीने के लिए नहीं है, बिल्कुल सर्वे बिल्कुल। इसके ऊपर आपका कराना कहना चाहिए। ये है ये कि लोग जिस तरह जो मूल मुद्दे हैं, जो असल लोगों की चाहत जी है, जो लोग चाहते हैं सरकार से, वो चीज सरकार नहीं दे पा रही है। मैंने अभी इसका सेक्शन 4(1) और 4(2) देखा है। 4(1) में तो साफ लिखा है कि इसको बिल्कुल बदला नहीं जा सकता। 4(2) ये कहता है सर, आपने भी इसको पढ़ा होगा, ये कहता है कि जितने मामले पेंडिंग थे, इस इंतजार में कि ये 1991 का प्लेसेस वर्शिप एक्ट बने, वो पेंडिंग मामलात भी खत्म हो जाएंगे। देखिए, जहां तक आपने बात की कि वो एक्ट यही कहता है जी कि अगर 1991 जिस दिन से ये एक्ट लागू हुआ है जी उसमें अगर पिछले कोई वाद विवाद चल भी रहे होंगे जी तो वो खत्म हो जाएंगे। जी जहां जी तक संभल की जामा मस्जिद का मामला है, तो आजादी से पहले का कोई मामला था, उसके अंदर भी जो है हाई कोर्ट में और जो दूसरी लोअर कोर्ट थी उसके अंदर वो मामला हार गई थी ये पार्टी, और उसका दावा नहीं हुआ था, और उसमें मुस्लिम पक्ष की ही जीत हुई थी उस वक्त भी। जी जी इसी तरीके से ज्ञानवापी मामले के अंदर भी पुरानी हिस्ट्री जो 1935 के दौर में या उसके बाद में जो मुकदमा चले जी जी वक्फ एक्ट लागू होने के बाद, उसमें भी जो है कई बार जो इस तरह की इंटरप्रिटेशन आई हाई कोर्ट के जरिए कि वो मस्जिद ही थी। और अपने आप में बाबरी मस्जिद का मामला इससे सिर्फ बाहर रखा गया था, और उसके अंदर भी अगर आप जजमेंट देखेंगे, आपने खुद भी इस बात को कई बार कोट किया है कई डिबेट्स के अंदर, कि वो कोर्ट ने ये माना कि वहां पर कोई भी मंदिर नहीं था नीचे, जो वो मस्जिद को तोड़ा गया बाबरी मस्जिद को, वो भी एक गलत और आपराधिक कार्य था। और उसके ऊपर जो है तमाम तर जो मामले हैं जी कि जी वो किसी भी तरीके से जबरदस्ती करके, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग मामला हम आपसे जिक्र करें, जी मद्रास हाई कोर्ट ने जी अभी कुछ वक्त के पहले ही जो है एक मंदिर के अंदर जिसे हिंदू मठ को बुद्धिस्ट टेम्पल को कन्वर्ट करके वहां पर ब्राह्मणिकल टेम्पल में कन्वर्ट कर लिया गया था। हाई कोर्ट ने उस पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का से सर्वे कराया, उसमें एएसआई ने सर्वे करके रिपोर्ट दी, और हाई कोर्ट ने उसके अंदर बाकायदा पूजा रुकवाई, और उस मंदिर को बुद्धिस्ट टेम्पल होने की वजह से एएसआई को हैंड ओवर किया कि वहां पर तमाम तर चीजें रोक करके। तो इस तरीके से अगर कोई शुरुआत करना चाहेगा कि मतलब हर जगह का सर्वे कराया जाए, तो कल बुद्धिस्ट कम्युनिटी खड़ी हो जाएगी जहां मंदिरों के नीचे जो बुद्धिस्ट टेम्पल या मठ मिल जाएंगे। तो ये तो देश के अंदर एक अनार्की वाली सिचुएशन, एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन होने की कंडीशन हो जाएगी। तो इस तरह के कानून का मामला जो मतलब जो देश की पार्लियामेंट ने बनाया है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मत को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है, उसका सम्मान ना करके और उसके खिलाफ वर्जी करते हुए लोअर कोर्ट्स के अंदर, हाई कोर्ट्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर मामलों को ले जाना, ये पूरी तरह से अपने आप में ये दिखाता है कि जो लोग देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन पर, भारत के संविधान पर विश्वास नहीं रखते, तो हम ये कहते हैं कि ये जो भी कोई इस तरह के कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए, क्योंकि वो एक्ट जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है भारत की संसद के द्वारा भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के मद्देनजर पास करके लागू किया गया है। अगर कोई उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए कहीं भी किसी भी कोर्ट में जा रहा है और कोई भी कोर्ट उसके ऊपर फैसला दे रही है, तो वो जाहिर बात है देश के संविधान के पूरी तरीके से खिलाफ है, उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है। अगर इसमें किसी ने कोई अपना माइंड का इस्तेमाल नहीं किया है, जैसे कि बहुत सारे वकला हजरात का भी, सीनियर वकला हजरात का भी कई सारे ओपिनियन आया इसके अंदर कि जजेस को चाहिए था कि उनको जो है सर्वे का ऑर्डर देने से पहले जो है एक बार
देख लेना चाहिए था। और ऐसी क्या जल्दी थी कि लोकल कमिश्नर को अपॉइंट होकर के एक बार लेटर रिसीव कराया जाता है, नेक्स्ट डे उसको वो रिसीव करते हैं, 2 दिन बाद उसके ऊपर वो एक्शन के लिए तैयार होते हैं, दोनों पार्टीज को वो नोटिस इशू करते हैं, शाम को 4 बजे कोर्ट ऑर्डर कर रही है और 2 घंटे में मतलब आप ले जा करके उसको सर्वे भी कर दे रहे हैं, लोकल कमिश्नर भी अवेलेबल हो जा रहे हैं और वो वहां पर सर्वे कर दिया जा रहा है, पुलिस प्रशासन अवेलेबल हो रहा है। आपको एक बड़ी मजेदार चीज बताएं जी कि सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो ये कहता है कि किसी भी दीवानी मामले में, जी सिविल मामले में जो है कोई भी सर्वे 5 बजे के बाद हो ही नहीं सकता। तो वो सर्वे भी अपने आप में गैर कानूनी था। बताइए। इसकी सिविल प्रोसीजर कोड की आप सेक्शन 26 पढ़ेंगे जी तो उसके अंदर ये तमाम तर चीजें हैं, मौजूद हैं। तो मैंने विष्णु शंकर जैन के फादर मेरे साथ डिबेट में थे, उसमें तो मैंने उनको पूछा था ये बात और वो जवाब नहीं दे पाए। हमने कहा बताइए कौन सी सिविल प्रोसीजर कोड में कहां ऐसा बात लिखा है किस कोड के अंदर जो 5 बजे सर्वे कमिश्नर को सर्वे करने का इजाजत दे देती है। जी जी तो वो जवाब नहीं दे पाए उसके ऊपर क्योंकि कानूनी बात है। तो बिल्कुल बिल्कुल। अगर इस तरीके से कानूनों का मखौली उड़ाना है तो कुछ भी करते रहिए, अदालतों के ऊपर फिर यकीन ही खत्म हो जाएगा लोगों का। अब 5 जो लोगों की जान गई है, मासूम लोगों की, वो क्या जिंदगी किसी की सर लौट के वापस आ सकती है? वकील भाई सॉरी रईस भाई, बड़ी दिक्कत ये है। देखिए, सवाल ये नहीं कि याचिका किसने डाली, सवाल ये है कि जो याचिका कोर्ट में गई, उस जज ने उसको एक्सेप्ट क्यों किया, उस पर आगे कार्रवाई करने के लिए क्यों कहा। क्या ऐसे जजों के लिए कोई किसी तरह का दंड या पेनल्टी नहीं होनी चाहिए? एक बड़ी मजेदार बात बताएं, अगर आज का इनकलाब आपने पढ़ा हो तो जी एक कोर्ट ने, लखनऊ के मलिहाबाद कोर्ट ने जी जो शायद एसडीएम कोर्ट थी, जी। वहां से जो है यूपी की गवर्नर के नाम पर नोटिस इशू कर दिया गया है। अच्छा। तो उस पर बड़ा हंगामा है कि वो किस तरह से और किस चीज को लेकर के हुआ है कि शायद उनके किसी सरकारी घर को, निवास स्थान को खाली कराने को लेकर के वो नोटिस कार्रवाई प्रोसीडिंग में आई है। अब उस पर पूरा अमला जो है हक्का बक्का है कि वो किस तरीके से, और उस पर बाकायदा साइन है, जो कोर्ट का पेशकार होते हैं उसके, उस नोटिस के ऊपर साइन है बाकायदा। तो आप ये देखें कि कितनी ज्यादा गफलतों में हमारे यहाँ पर काम हो रहे हैं इस तरह के। तो ये बड़ा ही जो है मज़ाक़ खेज बात है कि इस तरह से, और बहुत ही अफसोसनाक बातें हैं कि अगर कोर्ट्स भी जो है कानून को मद्देनजर रखते हुए, संविधान को मद्देनजर रखते हुए जी या जी। अधिनियमों को मद्देनजर रखते हुए अगर फैसले नहीं लेंगे तो इसमें जो है स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि जिन 5 लोगों की, मासूमों की जान गई है, हाँ, वो उसका कोई इजाला कोर्ट नहीं हो उसका सकता, मुआवजा या उसका का इजाला इजाला नहीं नहीं हो हो सकता। सकता। बिल्कुल तो बिल्कुल। जी, तो मैं आप ये समझिए उसके बाद जो वहाँ माहौल है, 800 के करीब लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हैं, जी जी। 400 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं, उन नौजवान बच्चों को नहीं, अपने ये आप को संभल का बेगुनाह जो साबित मामला करते है, हुए। देखिए संभल का जो मामला है, जहां तक मैंने उसको रीड किया है, संभल का मामला तो प्री प्लान था। ये सरकार की सोची समझी जी स्कीम थी। उसको छोड़ते हुए मैं आपसे एक चीज और समझना चाहता हूं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया है, हालांकि वो चाहे 4 हफ्तों के लिए ही हो, जो जजमेंट आया है इंटरिम जजमेंट, तो मैं ये जानना चाहता हूं क्या ये कंटिन्यू हो सकता है, या 4 हफ्तों के बाद में इसको फिर इसी तरह छूट दे दी जाएगी कि जो चाहे याचिका लगाए? क्या लगता है आपको? जी जहां तक आपकी आपने बात कही इस इंतरिम जजमेंट की, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है 4 हफ्ते का वक्त कि जी किसी कोर्ट में कोई सुनवाई न की जाए और तमाम तर चीजों से और नए मामले दर्ज करने से रोक दिया है, तो ये मामला, क्योंकि 4 हफ्ते का जो वक्त दिया गया है वो केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए जी दिया है, जो कई साल से जवाब दाखिल नहीं कर सकी है इस मामले के जी अंदर। जी। और इसमें जो है 5-6 पिटिशंस को ही लिया गया था। जी इसमें जो है 4 पिटिशन गालिबन जो है अश्वनी उपाध्याय, विष्णु शंकर जैन और दूसरे जो फरीकीन हैं दक्षिणपंथी, उन लोगों की तरफ से था, और शायद एक मामला जो है मुस्लिम पक्ष की तरफ से था। जमीयत उलमा तो हिंद की उनको तरफ ही से। रिटेन किया, लेकिन हालांकि जी हाँ, जमीयत उलमा हिंद की तरफ जी से। हालांकि जो है इसमें जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने, जो जस्टिस संजीव खन्ना साहब हैं, उन्होंने, ऑनरेबल जस्टिस ने इस बात को कह दिया है पूरे तौर पर कि वो सबको सुनेंगे इस मामले में। और अभी तो सिर्फ ये वक्त है और बिल्कुल आगे कंटिन्यू हो सकता है अगर उसके अंदर कोई नए डेवलपमेंट्स नहीं आते हैं, जी या नए डेवलपमेंट्स भी आए। लेकिन एक बात हमें देखनी होगी, क्योंकि अगर पिछली बार जब इस सर्वे को अलाउ किया गया था, जब चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब थे, तो उस वक्त भी उस बेंच के अंदर जस्टिस संजीव खन्ना साहब थे, और वही एक अकेले ऐसे जज थे जो सर्वे के खिलाफ थे। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि बेंच ने जो है, क्योंकि वो अकेले थे और बाकी जजेस जो है वो
सर्वे के फेवर में थे, तो इसलिए वो सर्वे हुआ और फिर उसके बाद ज्ञानवापी के अंदर और क्या हुआ कि और जो आज मामला हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से वो पेंडोरा खुल गया वो हमारे सामने है। जी, हम बात कर रहे थे कि जिस वक्त जो है जब बेंच ने फैसला दिया था ज्ञानवापी वाले मामले में सर्वे का, जी तो उस वक्त भी जो है संजीव खन्ना साहब ही अकेले थे जिन्होंने सर्वे का विरोध किया था जी उस वक्त भी। तो अब जो है क्योंकि वो क्योंकि शायद दूरंदेश रहे होंगे, जी इसीलिए उन्होंने कहा कि ये पेंडोरा खोलने के जैसा ही रहेगा। तो अब वो क्योंकि खुद चीफ जस्टिस हैं और जो इस तरह का, क्योंकि अगर आपने वो हियरिंग देखी हो सुनी हो, क्योंकि मैं खुद मौजूद था, देखा था मैंने उस हियरिंग को, जी उसमें उन्होंने जो है बिल्कुल भी नहीं सुनी और इवन जो है वो ये आपकी आवाज चली गई फिर। जी अब आ गई। जी जी जी, तो हम ये कह रहे थे कि आपने अगर वो सुना होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग चल रही थी तो हम ज्वाइन थे, तो जी वहाँ पर जब हिंदू पक्ष ने ये कहा कि हम जो पिटिशंस को अलाउ करना चाहिए, तो उन्होंने वो बात भी नहीं मानी कि नहीं, कोई भी कोर्ट किसी भी तरह की पिटिशन एंटरटेन नहीं करेगी, कहीं जी कोई तमाम तर चीज़ों के ऊपर रोक लगाई और बिल्कुल नहीं सुनी और फिर बेंच उठ गई उसके बाद। तो इससे ये जाहिर होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मामले में जो है संजीदा हैं जी जी कि जो मामलात हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो संवैधानिकता है उसको कहीं ना कहीं उसका पास हो लिहाज एक चीज बिल्कुल हम, इसमें कोई रईस दो भाई, राय एक नहीं चीज है। हम इससे हटकर, एक चीज हम इससे हटकर करना चाहते हैं। देखिए, आपने देखा होगा, जी मेरे साथ भी आपके साथ भी, एक वो जो हिंदू सभा के, हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, कुछ लोगों का एक माइंड सेट हो गया है कि आप मस्जिद को छेड़िए, मस्जिद के खिलाफ वाद विवाद कीजिए और आप सुर्खियों में आ जाइए। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से टीवी उनको लपकता है, टीवी उनको फौरन बुलाकर जो है डिबेट में बिठाता है, उनकी बातें कराता है, उनको खूब पब्लिसिटी देता है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि कोर्ट को इस पर भी कुछ ना कुछ एक ऐसा फैसला देना चाहिए कि इस तरह की जो याचिका करता है उनके खिलाफ पेनल्टी तो हो ही हो, लेकिन टीवी डिबेट्स वगैरह में भी उनको कोई जगह कोई स्थान ना मिले। देखिए, जहां तक आपने बात की है कि सजा का मामला, तो सजा का प्रावधान तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की सेक्शन में ऑलरेडी मेंशन है, जी आपने अभी बताया, जी जिसमें 3 साल की सजा है, जी जुर्माना भी है, ऐसी जी बात नहीं है। लेकिन आप ये देखिए, क्योंकि 3 साल की सजा वाला जो मामला है इसमें इमीडिएटली गिरफ्तारी तो नहीं होती है जी जब तक कि कोई धार्मिक उन्माद की धाराएं उसके अंदर ना जी जुड़ी जी हो, जी जी कि दो कम्युनिटीज के बीच में एनिमिटी या दुश्मनी पैदा करने वाला मामला ना बने, या समाज के लिए किसी का बयान या किसी की एक्टिविटी घातक ना हो जाए, जब जी तक उसकी अरेस्टिंग नहीं हो सकती। जी जी क्योंकि अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक क्लियर गाइडलाइंस है कि जी जहां तक 7 साल की सजाएं जिन धाराओं के अंदर हैं जी उसमें जी गिरफ्तारी नहीं कर सकती पुलिस, जी 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 गिरफ्तार जी करके जेल नहीं भेज सकती, तो जी उनको जी पुलिस बेल मिल जाती है थानों से। तो इस वजह से ये लोग जो है बिल्कुल बिल्कुल खुल करके कभी 3 साल का उसके अंदर सजा है, तो ये पूरी तरीके से बिना डर और झिझक के आपकी आवाज फिर चली गई। जी जी अब आ रही है। जी जी इसमें सुप्रीम कोर्ट तो शायद नहीं, क्योंकि ये पार्लियामेंट के जरिए बनाया गया एक्ट है। जी इसमें जो अमेंडमेंट लेके आ सकते हैं या सजा का प्रावधान बढ़ाया जा सकता है, जी क्योंकि ये मामला जो है इस तरह संभल के बाद बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है, तो इसमें हम ये जरूरत महसूस समझते हैं कि इसके अंदर सजा के प्रावधान को बढ़ाया जाना चाहिए कि आदमी को अगर वो गलत साबित होता है तो इमीडिएटली उसे रोकने के लिए, अगर वो किसी भी कोर्ट में पिटिशन लेके जाता है, उस आदमी को सबसे पहले अरेस्ट किया जाना चाहिए। जैसे जी जिस तरीके से झंडे का एक सम्मान एक बच्चे से हुआ और उसको अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया, जी जी और उसको फिर जो और एयरपोर्ट पे हुआ था उससे, जी और मुझे अच्छी तरह से याद आ रहा है दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उसमें, अगर आपने पढ़ी होगी, 3-4 साल पहले की एक न्यूज बता रहे हैं हम जी ये, जी तो उसमें पटियाला हाउस कोर्ट ने उस बच्चे को एयरपोर्ट पे खड़े होकर के और मस्जिद मदरसों के अंदर झंडे बांटने और लगाने के एक सजा का वो दिया जी था जी कि जी आप 1 महीने तक झंडे बांटेंगे और उसको लगाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, एक आवाज आवाज चली गई फिर आपकी। जी अब
अब आ रही है? जी, जी। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ कुछ कोर्ट्स ने कुछ धार्मिक मामलों के अंदर विरोध करने के ऊपर कुछ इस तरह की सजाएँ भी दी हैं लोगों को कि बहुत के रोड पे खड़े होकर के या तो आप कोई कानून के बारे में अवेयर कीजिए या ट्रैफिक को मैनेज कीजिए या उसके अंदर हेल्प कीजिए ट्रैफिक पुलिस की या फिर आप गुरुद्वारे जाकर के सेवा करके आइए या जी, किसी जी, भी जी, जी। धार्मिक स्थान पे जाकर के सेवा करके आइए। जी, तो जी। ये प्रावधान भी ऐसे लोगों को देने चाहिए, जो लोग जिस भी धार्मिक स्थान को अगर वो चैलेंज कर रहे हैं, तो उनको उसी धार्मिक स्थान के अंदर सेवा करने का एक सज़ा का प्रावधान बिल्कुल, होना बिल्कुल। चाहिए ये कि वो आपने उसी धार्मिक स्थान में जाकर ये आपने के 1 बहुत महीने, अच्छी 2 महीने बात तक जाकर जी, जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। ताक वक़्त ताकि वो समझे इस बात को कि वो धर्म है क्या और वो धर्म का धार्मिक स्थान वो कितना महत्व रखता है बिल्कुल, और वो किस बिल्कुल। लेवल का जी, है। जी, जी, वो जी। बिल्कुल, जब बिल्कुल तक रईस वो भाई। जानेंगे नहीं, तब तक उनके दिमाग से गलतफ़हमी दूर नहीं होगी। जी, जी, बिल्कुल। देखिए, ये थे रईस अहमद साहब एडवोकेट। यकीनी तौर पर जो बातें कानूनी तौर पर इन्होंने कही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कानून अपनी जगह बिल्कुल मुसल्लम है, मज़बूत है और इसमें सज़ा का प्रावधान भी है। और मैंने कहीं पढ़ा था इसके बारे में, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि जिस वक़्त ये संविधान सभा में रखा गया, तो उस वक़्त इसमें एक प्रावधान और लाने की बात कही गई थी कि जो जजेस इस तरह के मामलात को एंटरटेन करें, उन पर पेनल्टी होनी चाहिए। लेकिन जब ये कानून निकल कर बाहर आया, तो उसमें उस तरह का प्रावधान तो नहीं था कि जजों पर पेनल्टी लगे, लेकिन 3 साल की सज़ा का प्रावधान इसमें ज़रूर रखा गया। इसलिए मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें हमें बिल्कुल इंसाफ देगा और आने वाले वक्त में हिंदुस्तान को नफरत से बचाने के लिए इस फैसले को कंटिन्यू रखेगा और इस तरह के जो लोग हैं जो जिनकी नफरती सोच है, जो नफरती चिंटू जिनको कहा जाता है, ऐसे लोगों पर जैसे विष्णु शंकर जैन है, मेरा मानना और कोर्ट से कहना यह है कि ऐसे वकीलों की डिग्री सल्ब कर ली जाए, ऐसे वकीलों की डिग्री छीन ली जाए, उनको वकालत करने का हक न दिया जाए जो देश में नफरत फैलाते हो। क्योंकि देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं, जैन धर्म के अंदर मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन वो मूर्ति पूजा को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो अपने धर्म के भी खिलाफ है और हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा मानना है, मेरा कहना यह है कोर्ट से कि ऐसे वकीलों को भी और ऐसे लोगों को भी कम से कम दंडित जरूर किया जाए, पेनल्टी जरूर लगे, कोई सजा उनके ऊपर जरूर रखी जाए। दूसरी बात, मैं आखिर में तमाम मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं, जिस तरह से आपने बाबरी मस्जिद से लेकर अब तक सब्र तहम्मुल का परिचय दिया है, सब्र तहम्मुल को लोगों के सामने रखा है और किसी तरह का वाद विवाद, किसी तरह का कोई झगड़ा या सड़कों पर निकलकर कोई किसी तरह का हंगामा, कोई हाय हुल्ला नहीं की, ऐसे ही अपना ये मामला जो है बिल्कुल बरकरार रखिए। इससे सरकार के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है और दबाव ये है कि कहीं मुसलमान अगर सड़कों पर निकल गया तो न जाने क्या हो जाएगा। इसलिए हम इस दबाव को बरकरार रखें। इंशाल्लाह आने वाला वक्त अच्छा होगा। बुरा वक्त है, लोग कहते हैं कि बुरा वक्त जब होता है वो टल जाता है, अच्छा वक्त भी आता है। बहुत बहुत शुक्रिया रईस भाई, आपने हमें वक्त दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं और फिर इंशाल्लाह किसी अहम मौजू पर आपसे मैं फिर आपकी खिदमत लूंगा। दर्शकों, आप मेरा चैनल देखते रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को आगे भेजिए ताकि ये अच्छी बातें दूसरों तक पहुंच सके और इससे लोग फायदा उठा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।